उत्तर प्रदेश एक नई खोज के आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के अपने सेशन में हम लोग बातचीत करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी कि नवाबों के शहर लखनऊ के बारे में। बात करेंगे लखनऊ के नवाबों की उन अनसुनी दास्तान के बारे में जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। तो शुरू करते हैं लखनऊ के इतिहास के बारे में। ऐ शहर लखनऊ तुझे मेरा सलाम है, तेरा ही नाम दूसरा जन्नत का नाम है। लखनऊ एक बहुत ही प्राचीन शहर है और यहाँ जो एक्सकेवेशन में प्रमाण मिलते हैं वह राजा रामचंद्र जी के ज़माने के भी मिलते हैं। तो हुआ कुछ यूं कि राजा रामचंद्र जी को जब वनवास जाना हुआ तो उन्होंने अपने पिता के आदेश से अपना राजपाट छोड़ के पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या से वह जंगलों के लिए निकल गए और 14 साल उन्होंने वहां अपनी जिंदगी गुजारी। रावण से उनकी जंग हुई जो कि अलामत है, अच्छाई है, एक सच्चाई है। जो हक होता है उसकी जीत हमेशा जुल्म के ऊपर, सितम के ऊपर होती है। बहरहाल जब वो वापस आए तो उन्होंने यह क्षेत्र अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को दे दिया, जिनके नाम पर इसे लखनपुर, लखनपुरी, लखनमऊ और फिर लखनऊ भी कहा गया। कभी कभी आप लोगों के मुंह से इसे नखलऊ पुकारते हुए भी सुनते होंगे। दरअसल यह दक्कनी हिंदी शाखा से निकला हुआ एक शब्द है। तो यह एक कदीमी इलाका है यानी कि एक प्राचीन शहर है और जहां पर इस वक्त आप आलमगीरी मस्जिद देखते हैं, जिसे टीले वाली मस्जिद भी कहते हैं। तो उस जमाने में यहाँ पर आबादी बसना धीरे धीरे शुरू होती है, क्योंकि यह एक ऐसा स्ट्रेटजिक माउंट है जो कि नदी के किनारे, दरिया के किनारे है और वहाँ के ऊपर रेसेस यानी मानव प्रजातियाँ आती रही। अमृतलाल नागर साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि यहाँ एक ऐसा इदारा था, एक ऐसा कुआं था जिसमें शेषनाग निवास करते थे और अपने फन के ऊपर धरती का बोझ उठाए हुए थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि पृथ्वी का केंद्र यहीं पर हो सकता है। बहरहाल धीरे धीरे यहाँ पर मानव की प्रजातियां आती रही और उनमें से जो ताकतवर और योग्य थी वह अन्य को डिस्प्लेस करती गई और यहाँ तक कि मुगलों का जमाना धीरे धीरे करके आ चुका था। अब अकबर के ज़माने में जो नवरत्न थे उसमें राजा टोडरमल लहरपुर के रहने वाले थे, जो यहीं करीब में सीतापुर का एक कस्बा है। टोडरमल को रेवेन्यू में अच्छी महारत हासिल थी, तो अकबर ने उनको हिंदुस्तान को 12 सूबों में तकसीम करने का काम सौंप दिया, जिसमें अवध एक बहुत बड़ा सूबा था और इसकी 3 बाउंड्रीज नेपाल से मिलती थी और पश्चिम की ओर गंगा के इस किनारे तक यानी उन्नाव के उस पार तक यह बड़ा जरखेज था, यानी काफ़ी उन्नत था कृषि के मद्देनज़र। यहाँ पर स्पिरिचुअलिज्म यानी आध्यात्मिकता भी बहुत ज़्यादा थी। खेतीबाड़ी यहाँ पर बहुत अच्छी हुआ करती थी। यहाँ का रेवेन्यू यानी कि जो राजस्व था बहुत ही अच्छा था। तो अब जबकि यह सूबा बना तो यहाँ पर कोई सूबेदार भी होना चाहिए। तो शेख अब्दुल रहीम जो कि एक शेखजादे थे, उनको अवध का पहला सूबेदार बनाया गया और उनका मकबरा यहीं निदा महल, जो अब नादान महल के नाम से जाना जाता है, लाल पत्थर का बना है। और यह एक वाहिद ऐसी इमारत है जो कि लाल पत्थर की बनी हुई है। धीरे धीरे शहजादे जो थे बहुत ताकतवर होते गए और यहाँ उन्होंने मच्छी बावन बनवाया, जो बाद में मच्छी भवन कहलाने लगा। इसमें पचमैला भी था और वह इतने ऑटोक्रेटिक हो गए कि उन्होंने यहां मुगलिया सल्तनत को रेवेन्यू भेजना तक बंद कर दिया। इस वक्त अब मोहम्मद शाह रंगीले का दौर आ चुका था और उन्होंने नवाब सआदत खां बुरहानुल मुल्क को, जो कि एक ईरानी सैयद थे और वह इमामत से ताल्लुकात रखते थे, यानी वो 7वें इमाम की औलाद में से एक थे, तो जाहिर है कि उनका चरित्र कैसा रहा होगा। उन्होंने कहा कि आप अवध जाएं और वहां जाकर हुकूमत इख्तियार करें और वहां अपनी हुकूमत कायम करें। तो चूंकि शेखजादे इतने ताकतवर थे कि यहां पर उन्होंने एक शेखन दरवाज़ा बनवाया था और अपनी ताकत का मुजाहरा करने के लिए उसमें एक जूता और नंगी तलवार टांग दी थी,
जिसका मकसद ये था कि जो भी शख्स शेखजादे से मिलने आए तो उनके जूते के नीचे से सिर झुका के आए, और अगर सरकशी यानी कि बगावत करने की कोशिश की जाए तो एक शमशीर वहां पर सरकलम करने के लिए टांग दी गई थी। नवाब सादत खां अपनी फौज और एक मुगलिया कोतवाल को लेकर यहां पर आते हैं और बांग्ला में बड़ी बड़ी आराजियां बनवाई। यह वही बांग्ला है जिसे आज हम फैजाबाद के नाम से जानते हैं। इस आराजियों में बड़ी बड़ी पूरी पूरी फौज समा सकती थी। फिर बहुत ही खुफिया तौर पर इसके ऊपर उन्होंने अवध की घेराबंदी की, यानी कि लखनऊ की घेराबंदी कर ली गई। अब जब यह दरिया गोमती को क्रॉस कर रहे थे अपनी कश्ती के ऊपर, तो एक मछली उछल के इनकी आगोश में आ जाती है, जो कि एक बड़ा अच्छा शगुन माना गया है। चूंकि अवध में, हिंदुस्तान में और ईरान में मछली का एक बड़ा एहतराम है और वह शगुन के तौर पर मानी जाती है, तो उन्होंने अपने कोर्ट ऑफ वार्ड्स में एक इग्निया बनवाया, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको रिटेन किया। फिर धीरे धीरे इन्होंने शेखन दरवाजे से गुजरते हुए अपने तलवार से वह जूता और शमशीर काट के फेंक दी और शेखजादे को तलब कर लिया। उनसे इन्होंने यह फरमाया कि ऐसा है कि हम बादशाह के हुक्म से मुगलिया फौज और कोतवाल के साथ यहां पर आए हैं, बेहतर होगा कि आप हुकूमत हमें सौंप दें, और ऐसा करने पर और ऐसा नहीं करने पर हम आपसे ये छीन लेंगे। तो शेखजादे इस पर तैयार हो गए और उन्होंने 7 दिन की मोहलत उनको दी कि जो भी आपके वैल्यूएबल्स हैं वह आप यहां से ले लें। और उनको बिजनौर, जो कि यहां से लगभग 15 मील की दूरी पर है, उनको वह अराजी दे दी कि आप वहां जाकर क़याम करें। तो इस तरह से यह शाही हुकूमत जो नवाबीन की थी, नवाब सादत खां बुरहानुल मुल्क से 1722 में शुरू होती है। और चूंकि इनका कोई बेटा नहीं था, तो नवाब शहादत खां बुरहानुल मुल्क के एक बड़े भाई थे जिनका एक बेटा था, तो उसने भी क्लेम किया कि मुझे दूसरा नवाब होना चाहिए। नवाब मंसूर अली खां सफदरजंग, जो कि इनके भांजे और दामाद भी थे, और उनको इन्होंने यह असाइन कर दिया था कि मेरे बाद यह मेरे जानशीन होंगे, यानी कि उत्तराधिकारी होंगे, क्योंकि उनको यहाँ की हुकूमत और प्रशासन का पूरा अनुभव था। तो 1739 में नादिर शाह ने जब हिंदुस्तान पर कब्जा किया, तो 2 करोड़ रुपए की पेशकश नवाब मंसूर अली खान सफदरजंग ने नादिर शाह को की और बताया कि मैं इनका जानशीन पहले से हूं और मुझे हुकूमत का एक्सपीरियंस भी है। तो नादिर शाह ने मंसूर अली खान सफदरजंग को दूसरा नवाब बना दिया, जिनका मकबरा दिल्ली में स्थित है। सफदरजंग अस्पताल है, सफदरजंग एयरपोर्ट भी इन्हीं के नाम पर है। इसके बाद नवाब शुजाउद्दौला नवाब बनते हैं अवध के, जिन्होंने बक्सर की जंग लड़ी, और इस जंग को हारने के बाद ही यहाँ पर भी ब्रिटिश सत्ता काबिज हो जाती है। और 1775 में आसफुद्दौला बहादुर यहाँ के नवाब बनते हैं, जिन्होंने अपनी राजधानी अवध से ट्रांसफ़र करके लखनऊ कर ली थी। और इस समय लखनऊ इतना खूबसूरत नहीं था, यहाँ ज़्यादातर भील और मुख्तलिफ़ किस्म की, यानी कि अन्य विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ यहाँ पर आबाद हो रही थी। चूँकि ये ईरानी नस्ल के थे और बड़े ही उदारवादी मिजाज के थे, तो इन्होंने चाहा कि इस तरह का ये एक ऐसा शहर बसे जो कि विश्व में अपना नाम पैदा करे। और उस ज़माने में धीरे धीरे मुगलिया सल्तनत लगातार कमज़ोर हो रही थी और ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो चुकी थी, जिससे वहाँ दिल्ली में जो आर्टिस्ट और आर्टिजन्स थे वो फिक्रमंद होने लगे कि वो कहाँ जाएंगे, उनको कौन पैट्रोनाइज करेगा, कौन संरक्षण देगा। इसलिए नवाब आसफुद्दौला ने उन सब को दावतनामा भेजा, इनवाइट किया, और उनसे दावतनामे में कहा कि आप हमारे लखनऊ तशरीफ़ लाएं, हम आपकी कला और हुनर को पूरा मौका देंगे, उसको संरक्षण भी देंगे, और दिल्ली से लोग यहाँ पर आने लगे और लखनऊ की तरक्की धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी।
उस दौरान जो लोग यहाँ आए उन्होंने सोचा कि हम कहाँ आकर के फंस गए हैं, लेकिन 2 साल बाद जब वही लोग यहाँ आए तो यह पूरा का पूरा क्षेत्र गुलजार हो चुका था। नवाब ने यहीं आसफी मस्जिद का निर्माण करवाया और जब नवाब और इनके आज़ा यानी कि दादा और इनके बुजुर्ग मस्जिद में नमाज के लिए गए तो उनकी ख्वाहिश हुई कि यदि एक इमामबाड़ा भी हो तो सोने पर सुहागा हुआ। तो इसके लिए हाफिज किफ़ायतुल्लाह को चुना गया और उन्होंने इसका नक्शा बनाया और उस नक्शे के बीच में साइड में एक जगह पर एक खपड़ैल थी जिसमें लाडो साखन रहा करती थी। तो उन्होंने कहा कि अगर ये आराजी नहीं ली जाती है तो इस नक्शे में खदान आ जाएगा या इसमें इमामबाड़े की पूरी सिमेट्री नहीं आ पाएगी। तो नवाब आसफुद्दौला ने उनके पास पैगाम भेजा कि यह आराजी आप मुझे इनायत कर दे यानी कि गिफ्ट कर दे और इसके एवज में आप जो चाहे, जहां चाहे, जितना चाहे आप मुझसे ले लें। तो उन्होंने इसके लिए मना कर दिया और वो कहने लगी कि मैं आराजी इसलिए नहीं दे सकती क्योंकि मैं अपने मौला का ताज़िया रखती हूँ। कौन मौला? यानी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिन्होंने करबला में 61 हिजरी में 10 मुहर्रम को कुर्बानियाँ दी थी, जो कि मानवता के अस्तित्व के लिए थी, मानवता के वजूद के लिए थी, जुल्म के खिलाफ थी, मजलूमों के लिए थी। तो जब उन्होंने इनकार कर दिया तो यह नवाब साहब खुद तशरीफ़ ले गए और उन्होंने कहा कि मैं ये आराजी आपसे चाहता हूँ। तो उन्होंने उनसे भी साफ इनकार कर दिया कि मैं यह जगह आपको इसलिए नहीं दे सकती क्योंकि मैं मौला का ताज़िया रखती हूँ। तो उन्होंने ये फरमाया कि मैं एक मौला का ताज़िया और ज़री रखने के लिए इमामबाड़ा तामीर करवाना चाहता हूँ, लिहाजा आपसे गुजारिश है। तो उन्होंने अपनी 2 शर्तें रखी कि जिस तारीख को मैं अपना ताज़िया रखती हूँ और जिस जगह पर रखती हूँ उसी तारीख और उसी जगह पर ताज़िया रखा जाए। तो उन्होंने यह शर्त कबूल कर ली तो और उन्होंने मौला के नाम से गिफ्ट कर दिया और बदले में उनसे कुछ भी नहीं लिया। और आज भी लखनऊ में जब पहली मुहर्रम को ज़री उठती है तो ज़री के पीछे लाडो साखन का ताज़िया होता है, जो कि बुढ़िया का ताज़िया के नाम से आज भी जाना जाता है। यानी नवाब चाहते तो वह ज़बरदस्ती ले सकते थे, लेकिन एक ज़ईफ़ा उनसे इनकार कर रही है मौला की मोहब्बत में, अक़ीदत में, और वह उनसे गुजारिश कर रहे हैं। और जब यह इमामबाड़ा बनना शुरू हुआ तो किफ़ायतुल्लाह ने इसको इतना शान से बनाया है कि जिसमें दिन में तो यह बनता था, लेकिन उस ज़माने के जो लोग शरीफ थे, जो सम्मानीय लोग थे, जो कि इसे बनाना नहीं जानते थे, लेकिन वह मुफ्त का पैसा भी नहीं लेना चाहते थे, तो उनके लिए नवाब आसफुद्दौला ने एक हल ये निकाला कि जितना कंस्ट्रक्टेड पोर्शन है उसका 1/3 हिस्सा उन्हीं लोगों के द्वारा डिमोलिश करवाया जाता रहा और उसके एवज में उन्हें काम मिल सके और उनका भुगतान उन्हें उनके सम्मान के साथ किया जा सके। तो उस जमाने में इनको लोग कहते थे कि जिसको ना दे मौला उसको दे नवाब आसफुद्दौला। तो नवाब साहब ये कहते थे कि ये ना कहो भाई, बल्कि कहो कि जिसको ना दे मौला उसको क्या दे आसफुद्दौला, या फिर यह कहो कि जिसको दे मौला उसको दे आसफुद्दौला। इस तरह से यह इमामबाड़ा तामीर हुआ और यहाँ अवध की तरक्की शुरू हो गई। और फिर 1819 में गाजी उद्दीन हैदर, जो कि नवाब थे, उनको अंग्रेज़ों ने एक चाल चल के बादशाह बनाया और यह सल्तनत से एक किंगडम हो गया। और इसके बाद फिर से यही शाही शुरू हुई। गाजी उद्दीन हैदर, नसीर उद्दीन हैदर, फिर मोहम्मद अली शाह जो उनके चचा थे वहाँ के नवाब हुए। उन्होंने हुसैनाबाद बसाया, जिसमें लाल बारादरी, तालाब, सतखंडा जामा मस्जिद, शरीफ मंजिल, रईस मंजिल, लंगर खाना आदि भी बनवाया। और साथ ही इन्होंने एक ट्रस्ट कायम किया, हुसैनाबाद मुबारक ट्रस्ट, जिसमें इनकी वसीयत है और ईस्ट इंडिया कंपनी से एक इनकी बाकायदा ट्रीटी हुई थी, जिसमें था कि यह जो शाही स्पिरिचुअल मॉन्यूमेंट्स हैं उन सब की मरम्मत की जाएगी। बड़े इमामबाड़े से छोटे इमामबाड़े तक हुसैनाबाद मुबारक की प्राइवेट रोड है, उसकी मरम्मत होगी और गरीब और गुरबा की मदद की जाएगी। और फिर आज़ादारी के जो खर्च है वह उठाए जाएंगे।
रमज़ान में जो कि इफ्तार के इंतज़ामात हैं वह होंगे, और जितने भी यहाँ पर मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह होगी। और इस तरह से 2 लोगों को उस ज़माने में करबला की ज़ियारत के लिए भी भेजा जाता था। सर्दियों में गरीबों को कंबल दिए जाएंगे, बच्चों को तालीम दी जाएगी इत्यादि, और ये सब होता रहा। इसके बाद में अमजद अली शाह, जिनको हज़रत का लक़ब दिया गया, जिनका मकबरा सिफ्तैनाबाद इमामबाड़ा है, और यह हज़रतगंज जो है वह इन्हीं के एक तरह से लक़ब के ऊपर है। इसके बाद नवाब वाजिद अली शाह के बारे में अंग्रेज़ों ने बहुत गलतफहमियां फैलाई। उस ज़माने में लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। उसने जेम्स आउटरम को यहाँ के एक ट्रीटी के साथ भेजा, और उसमें यह हेनरी लॉरेंस ने दिखाया था कि नवाब वाजिद अली शाह हमेशा नृत्य और संगीत में मस्त रहता है। वह पतंगे और कबूतरें लड़ाया करता है और इत्र की खुशबू में डूबा रहता है, जिससे कभी भी एक ऐसी घड़ी आ सकती है कि नवाब हुकूमत नहीं कर पाएंगे और यहाँ अशांति और बदअमनी फैल सकती है, और यहाँ सिविल वार भी हो सकता है, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रित कर पाना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से इनको मजबूर करने के लिए, इनको डिपोज करने के लिए और अवध को एनेक्स करने के लिए वह ट्रीटी आई, तो नवाब ने उस पर साइन करने से इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा कि हम नाम के बादशाह नहीं रहना चाहते। आप हमारा तख्त ले सकते हैं, हमारा ताज ले सकते हैं, लेकिन हमारी दस्तखत नहीं ले सकते। अब आउटरम अमीरन खान के साथ, जो कि प्राइम मिनिस्टर होने के साथ साथ नवाब वाजिद अली शाह के फादर इन लॉ भी थे, मलिकाए आलिया को 1 लाख रुपए घूस के तौर पर पेशकश की। तो मलिकाए आलिया ने कहा, आप कौन? तो उन्होंने कहा, सर्वेंट ऑफ द कंपनी। तो उन्होंने पलटकर पूछा, व्हाट्स योर कंपनी? तो उसने कहा, सर्वेंट ऑफ द क्वीन, सर्वेंट ऑफ द क्वीन। तो मलिकाए आलिया ने कहा, हमारा बेटा बादशाह है जो सिर्फ खुदा बंदे आलम को और मलिका को सलाम कर सकता है। लेकिन वक्त बदल चुका था। अब नवाब वाजिद अली शाह जंग ना लड़ने का फैसला कर चुके थे, क्योंकि राजनीतिक ना होने के बावजूद भी उनकी पूरी नज़र अंग्रेज़ों पर थी और वह अपनी फौजों के ऊपर पूरी ट्रेनिंग दे रहे थे। अब जब कि जंग की नौबत अगर आती, तो उन्होंने ये महसूस कर लिया था कि उनके पास पूरी वेपनरी, सोफिस्टिकेटेड आर्मी और ऐसे लोग हैं जो हमें शिकस्त दे सकते हैं। हमारी ना तो आर्मी ऑर्गेनाइज्ड है और ना ही हमारे पास वो वेपनरी है। तो नवाब ने इसका एक लीगल पहलू निकाला और कहा कि मैं अपना सिंहासन और ताज छोड़ दूंगा और गवर्नर जनरल से मिलने जाऊंगा। 1856 में लखनऊ छोड़ते वक्त उन्होंने कहा, दरो दीवार पर हसरत से नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। कलकत्ता पहुंचने से पहले वे कानपुर गए और वहां 7 दिनों तक ठहरे और फिर पानी के रास्ते कश्ती से काशी नरेश के 15 दिनों तक मेहमान हुए। इन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर के ऊपर जो शहनाई बजती है उसकी शुरुआत की और जो गंगा आरती होती है उसकी शुरुआत की, जिसका खर्च उन्होंने अपने जेबे खास से देने को कहा। 15 दिन मेहमान होने के बाद वह कलकत्ता के लिए चल पड़े और उनके साथ लगभग 140 लोग थे। गर्मी इतनी थी कि नवाब साहब के शरीर पर लाल रंग के रेसेस पड़ गए। इनके साथ मलिकाए आलिया, मलिका किश्वर जो कि इनकी मदर थी, वह भी साथ में थी। मिर्ज़ा सिकंदर जो इनके मझले भाई थे, इनके क्राउन प्रिंस मिर्ज़ा हामिद और नौकर चाकर सभी साथ में थे। जब यह कलकत्ते पहुंचते हैं तो डॉक्टर्स ने कहा कि आप विलायत का सफ़र नहीं कर पाएंगे, लिहाजा आप कलकत्ते में ही रहिए। वहाँ क्वीन विक्टोरिया से जब मलिकाए आलिया की मुलाकात हुई तो ताइफ यानी कि राइट्स एक्सचेंज हुए। फिर उनके पास पावर्स भी नहीं थे, पावर्स थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। और यहाँ इधर लखनऊ में जंग छिड़ गई और अब बेगम हजरत महल ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन द वॉर ऑफ 1857, जो कि फर्स्ट वॉर था इंडियन इंडिपेंडेंस का। और 18 महीने तक उन्होंने अंग्रेज़ों की दाल नहीं गलने दी, यानी कि अंग्रेज़ों का सिक्का नहीं चलने दिया।
शुरू की 2 जंगें चिन्हट की और मडियाओं की में अंग्रेज़ों की शिकस्त हुई और उसके बाद में फिर अंग्रेज़ों ने यहाँ जो मच्छी बावन या मच्छी भवन कहलाता है उसको 1857 में बम से उड़ा दिया। बड़े इमामबाड़े में तोपें लगी हुई थी और उसके बाद फिर वो रेजिडेंसी में करीब 3 महीने का उनका एक सीज हुआ और वह तो कहिए माइंस जो थी बारिश की सीलन के कारण सील हो गई थी, वरना इन्होंने अंग्रेज़ों को उड़ा के रख ही दिया था। बहरहाल नवाब वाजिद अली शाह लखनऊ लौटकर दोबारा नहीं आए और वे वहीं कलकत्ता में बस गए और वहीं उन्होंने एक मिनी लखनऊ कायम कर लिया। बेगम हजरत महल ने विद्रोह की असफलता के बाद नेपाल में शरण ली और नेपाल में ही उन्होंने एक मस्जिद बनवाई, उसी में उनका छोटा सा एक हुजरा था। और जब यहाँ पर अंग्रेज़ों की हुकूमत शुरू हुई तो उन्होंने बेगम हजरत महल को एक दावतनामा भेजा, यानी कि उनको इनवाइट किया यहाँ आने के लिए और कहा हम कि आप यहाँ पर आइए और साथ ही हम आपको यहाँ पर मलिका की उपाधि देंगे, आपको एक रॉयल पेंशन दी जाएगी और आपको एक रॉयल पैलेस भी दिया जाएगा और साथ ही साथ इज्जत भी दी जाएगी। लेकिन बेगम हजरत महल अपनी खुददारी पर ही डटी रहीं और अंग्रेज़ों की बात न मानी और कभी वापस नहीं आई और वहीं नेपाल में ही उनकी मृत्यु हो गई और फिर ब्रिटिश हुकूमत यहाँ शुरू हो जाती है। ब्रिजेश कद्र के ऊपर से सारे मुकदमे उठा लिए जाते हैं और वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कलकत्ते चले जाते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बहुत ही अच्छी रही कि यहाँ के ऊपर अंग्रेज़ों ने, हालांकि जितने भी कि लखनऊ के जो खास महल थे बहुतों को तो उन्होंने बम से उड़ा दिया, अपनी इमारतें बनवाई और ऑन द प्रेटेक्स्ट ऑफ ब्रॉडनिंग द रोड्स एंड डेवलपमेंट उन्होंने यहाँ विक्टोरिया स्ट्रीट जो है इसके इधर उधर शाही हवेलियाँ जो थी उनको भी बम्बार्ड कर दिया। लेकिन अभी भी जो रह गया है, जो उजड़ चुका है, उसके बावजूद एक तो यह इमामबाड़े, यहाँ के रोज़े, मकबरे, जितने भी इस तरह की स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, मुकदमा लड़के वो बहाल कर ली गई हैं। और जो यहाँ का खुलूस था, जो यहाँ की तहज़ीब थी, यहाँ की रवायत थी, जो यहाँ की ज़बान थी और जो यहाँ के अखलाक और यहाँ का जो मिजाज था, साथ ही यहाँ की गंगा जमनी तहज़ीब और जो औरतों के लिए एक आदाब और तस्लीमात हैं और उनकी जो इज़्ज़त थी और बुज़ुर्गों की जो इज़्ज़त थी, तो वो धीरे धीरे बरकरार रहा। और आज भी इन अवशेषों में अगर आप देखेंगे तो आपको मिजाज मिलेगा, यहाँ वह आपस में इत्तेहाद मिलेगा, इत्तेफाक मिलेगा। यहाँ पर हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से मिलकर आज भी रहते हैं। तो यहाँ की तहज़ीब और एजुकेशन आज भी बरकरार है। यहाँ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, CDRI है, PGI है, आपका एरोमेटिक्स प्लांट्स के लिए बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यहीं पर है। यहाँ पर जो आपका यह सिखों का गुरुद्वारा है, गुरु गोविंद सिंह के यहाँ हाथों के खतूते भी मौजूद हैं। ऐसी तहज़ीब नहीं मिलेगी जैसे कि लखनऊ की है। 1856 में जब नवाब वाजिद अली शाह यहाँ से गए तो उस दौर के आर्किटेक्ट, जर्नलिस्ट और फोटोग्राफर आदि ने सभी ने ये बात कही कि उन्होंने लखनऊ जैसा शहर नहीं देखा, इससे बेहतरीन शहर पूरे विश्व में कहीं नहीं है। यहाँ तक कि पूरे रोम और पूरी कुस्तुनतुनिया में भी ऐसा कोई शहर नहीं है। आप इसे जितना जानोगे, जितना देखोगे, उतना ही आप इसे पसंद करते जाएंगे। लेकिन अब ये हुआ कि जब यह पॉलिटिक्स का ज़माना आ गया, धीरे धीरे जब गवर्नमेंट्स बदलने लगी और वोट बैंक पॉलिटिक्स होने लगी, तो वह जो एक नेचर था लखनऊ का, उसमें दरार डालने की कोशिश की गई। लेकिन फिर भी गनीमत है, नज़र कोई ना कोई अच्छी सूरत आ ही जाती है। तो नवाब वाजिद अली शाह ने जो जाने आलम कहलाते थे, यानी आलम आरा जो इनकी पहली बेगम थी, वो इनको जाने आलम कहती थी, यानी आलम आरा की जान। ये जाने आलम से जाने आलम पिया भी कहलाए। तो जब यह बादशाह थे, तख्तो ताज था, हुकूमत थी, इनकी अपनी रियाया थी, और जब यह नज़रबंद हो गए तो ये फरमाते हैं कि एक आलम था, यानी एक जाने आलम और एक दौर जिसमें पिसा करते थे गौहर पाँव के नीचे। वही हम हैं कि सर पर धूप कंकर, पाँव के नीचे गौहर, पाँव के नीचे गौहर मोती को कहते हैं। नवाब वाजिद अली शाह ने आर्ट्स फॉर्म को बहुत ही ज़्यादा संरक्षण दिया। इन्होंने एक परीखाना कायम किया। परीखाने में जो खूबसूरत और टैलेंटेड गर्ल्स होती थी, उनको मौसीकी यानी संगीत की
तालीम दी जाती थी। बड़े बड़े उस्ताद उनको तालीम दिया करते थे और बेगम हज़रत महल का भी आमद महक परी के तौर पर इसी परी खाने से हुई थी। उनसे उन्होंने शादी कर ली और उन्हीं से बिरजिस कद्र पैदा हुए। नवाब अमजद अली शाह ने इनको बेगम हज़रत महल का खिताब दिया, जिन्होंने 1857 और 58 में अंग्रेज़ों के खिलाफ वह मुहिम और जंग की। बेगम हज़रत महल ने क्वीन विक्टोरिया ने जो अपना प्रोक्लेमेशन दिया था उसके खिलाफ बाउंडी के किले में, जो कि नेपाल और बहराइच के बॉर्डर पर है, वहाँ पर अपना इन्होंने एक प्रोक्लेमेशन दिया था और उन्होंने अपनी रियाया को यही एक संदेश दिया है कि अगर तुम इन अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से निजात पाना चाहते हो तो कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, उनको यहाँ से निकाल बाहर करना पड़ेगा, तभी तुम आज़ाद हो सकते हो। तो बेगम हज़रत महल का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन उनको वो रुतबा और इम्पोर्टेंस उन्हें नहीं दिया गया जो कि उन्हें चाहिए। बहरहाल लखनऊ आज आपके सामने है और उसे उसकी कद्र करना चाहिए, और जो यंगर जनरेशन है उसे हमारी तहज़ीब और ज़बान, हमारा अखलाक और लखनऊ की जो रवायात हैं और जो यहाँ के मॉन्यूमेंट्स हैं या विरासत हैं, उनको बचाने की कोशिश करनी चाहिए, उसमें रचने और बसने की लगातार कोशिश करती रहनी चाहिए। तो आज के इस सेशन में इतना ही। हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी अपनी खुद की कहानी है जो कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है, कोई दबी कहानी है जिसके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं है, तो कमेंट सेक्शन में आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हम उसे अपने सेशन में ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।